हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। और आज क्लास 10th के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेके आए हैं और अभी शुरू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स है सत्ता के साझेदारी के रूप। यानी हम लोग समझेंगे सत्ता का मतलब क्या होता है। तो सत्ता का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि सत्ता यानी राजनीतिक का एक रूप होता है जिसमें राजनीतिक पार्टियां भाग लेती हैं। तो उसको आज हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से जानेंगे। तो उसका जो अंग होता है सत्ता का, उसको जानेंगे, एक एक करके सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो पहला नंबर में जो दिया है ये है शासन। शासन का जो रूप है, शासन के विभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीन रूपों में उसको सजाया जाता है और तीन रूपों में उसको चलाया जाता है। के बीच सत्ता बंटवारा रहता है। इस विधायिका के बीच में, कार्यपालिका के बीच में और न्यायपालिका के बीच में, इन तीनों रूपों में क्या होता है, ये बटा हुआ रहता है। इससे हम सत्ता के क्षैतिज वितरण कहेंगे। क्षैतिज का मतलब होता है जैसे भूमि, यानी कि बेसिक रूप से इसका डिवाइड रहता है इन तीन रूपों में। ठीक है, क्योंकि इससे सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। यानी हम लोग अगर देखेंगे, असीमित रूप से उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, हर अंग यानी कि प्रत्येक अंग जिसको कहा जाता है, अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। दूसरे पर क्या करता है, अंकुश रखता है। अंकुश का मतलब आरोप प्रत्यारोप लगाना। तो एक अंग दूसरे अंग के ऊपर, अगर जैसे कि हम कुछ काम किए, हमसे नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, दूसरों को दोषी ठहराएंगे। तो इस तरह से ये काम होता था। ठीक है, इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना है और इसी से विभिन्न रूपों में सत्ता का जो रूप है इसको बना रहता है। लोकतांत्रिक जो होता है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था संस्थाओं के बारे में हम लोग क्लास 9वीं कक्षा में पढ़े हैं और हमने देखा था कि हमारे जो देश के कार्यपालिका पर सत्ता का उपयोग करती है वो हम लोग ज़रूर उससे देखें हैं। संसद के अधीन कार्य करती है और जो कार्यपालिका होती है वो किसके अधीन में कार्य करती है, संसद के अधीन में कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है और जो न्यायपालिका की नियुक्ति होती है वो कौन करती है, कार्यपालिका करती है। कौन करती है, कार्यपालिका करती है। ठीक है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बना कानूनों पर अंकुश रखती है और जो विधायिका और कार्यपालिका जो नियम बनाता है वो न्यायपालिका उस पर चलती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी हम लोग इसको कहेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसका दूसरा रूप। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तर पर सत्ता बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो। हम लोग तो जानते हैं पूरा देश के लिए एक क्या होता है, सामान्य सरकार होता है। ठीक है, जैसे केंद्र सरकार हो गया,
फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहते हैं। और प्रांत और क्षेत्रीय दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। हम लोग पॉलिटिकल की भाषा में जो है उसको देखते हैं, ठीक है। तो उसमें राज्य नहीं कहा जाता है, पॉलिटिकल के भाषा में प्रांत अथवा क्षेत्रीय स्तर ही हम लोग कहते हैं, ठीक है। और अलग अलग सरकार रहते हैं। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। और इसमें जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और प्रांतीय और क्षेत्रीय जो सरकार होती है वो हर एक जगह में उसका जो नाम है ये हम लोग अलग अलग रूप से उसको देख पाते हैं, ठीक है। उसको अलग अलग रूपों में हम लोग उसको देख पाते हैं या पुकारा जाता है। जैसे हम लोगों का भी तो एक ही हम लोग है, लेकिन हम लोगों का भी तो नाम दूसरे जगह में बहुत कुछ है। जैसे स्कूल में रहेंगे तो टीचर हो गया, घर में रहेंगे तो किसी का बेटा, तो इसी तरह से इसका नाम अलग अलग रख दिया जाता है, ठीक है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं और भारत में हम इन्हें क्या कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसे ही नहीं, कोई देशों में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें नहीं होती है, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वो लोग करते हैं, ठीक है। सत्ता में बंटवारा किस तरह होगा, जैसे कि हम लोग बेल्जियम को देखेंगे। बेल्जियम में वो तो काम हुआ है पर श्रीलंका में नहीं हुआ है, ठीक है। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। नगरपालिका, पंचायतें ऐसी ही इकाई होती है। उच्च स्तर निम्न स्तर सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम लोग 3 नंबर में देखेंगे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, सम्मेलन, भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। यानी कि इसका जो ये है समूहों के बीच मसलन भाषा, धार्मिक समूह वगैरह वगैरह चीज़ के बीच ये हो सकता है। धार्मिक सरकार जो है सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। कुछ देश के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमज़ोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। यानी कुछ संविधान में ऐसे ही कमज़ोर जो समुदाय होते हैं उसमें महिलाओं को विधायिका प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाती है। पिछले साल हमने अपने देश की प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। यानी कि हम लोग क्लास 9 में इस तरह का पढ़े थे। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ठीक है। हिस्सेदारी देने के लिए ये की जाती है, यानी कि अलग अलग रूप विभिन्न सदस्यों को ये चीज़ हम लोग देते हैं ताकि पूरा कार्य हो सके। खुद को शासन में अलग न समझने लगे और जो अल्पसंख्यक वगैरह लोग हैं वो लोग भी अपने को अलग ना समझे, इसीलिए उसको भी सत्ता में भाग हम लोग देते हैं ताकि वो भी ऐसा महसूस ना कर सके कि हम लोग समाज से परे हैं, ठीक है। तो जो अल्पसंख्यक है
जो अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित से हिस्सेदारी दी जाती है कि सामाजिक विविधताओं को समान यानी कि शासन जो व्यवस्था होती है इस पर उसको भी कार्य करने का जो तरीका होता है उसमें भागीदारी देने की अलग अलग जो तरीका होता है उसमें हम लोग उसको देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे 4 नंबर में सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह या आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीकों में भी लक्ष्य कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग उसको प्रभावित जो होता है उसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं विभिन्न तरीकों से। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। उसका दावेदार जो होता है, दावेदार मतलब जैसे किसी काम के लिए उसको बुलाना या जैसे हक रखना जिसको कहा जाता है, तो ये होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी हम लोग देखें समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है और यह जो नियम है यह समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है और पार्टियां जो होती है वो आपस में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा करती है। ये कहता है कि हमारा पार्टी बड़ा है, ये कहता है कि नहीं आपका पार्टी छोटा है, हमारा पार्टी बड़ा है। इस तरह से हम ज़्यादा काम करते हैं, आप लोग नहीं करते हैं। इसी तरह से मतलब वो लोग क्या करते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे पार्टियों की यह आपसी प्रतिस्पर्धा ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूहों के हाथ में न रहे और यही स्थिति बताता है कि जो सुनिश्चित करता है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूहों के हाथ में न रहे। यानी कि जैसे कहता है कि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप नहीं किए हैं, तो वही उसी से पता चलता है कि हम ज़्यादा काम किए हैं, आप नहीं किए हैं। मतलब हम जब थे उस समय नहीं किए, आप लोग अभी है तो हम लोग अभी नहीं है, मतलब एक ही हाथ में सत्ता है नहीं है। तो इसी बात से पता ये चलता है। एक बड़ी समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती रहती है और यह एक विचारधारा होती है और अलग अलग समय और अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच जो पार्टी होती है उसके हाथ में ये सरकार आती रहती है। कोई बार सत्ता की वह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है। यानी कि जैसे हमारे झारखंड में इस तरह का चुनाव हम लोग देखते हैं। जब हम लोग आम चुनाव को देखते हैं तो उसी समय भी ये चीज़ हम लोगों के ऊपर नज़र आता है कि 2 या 3 पार्टी मिलजुल कर पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब वो लोग क्या करता है, चुनाव को मिलजुल कर लड़ती है या सरकार का गठन करती है। जैसे कि हम लोग गठबंधन सरकार को जानते हैं, तो इसी तरीके से 1 पार्टी 2 पार्टी 3 पार्टी 4 पार्टी बहुत सारे पार्टी एक साथ मिलकर वो लोग क्या करते हैं, ये गठबंधन सरकार बनाती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, देखिए बहुत बड़ा चीज़ दिया हुआ है। लोकतंत्र में क्या है, व्यापारी, हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कोई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियां में सीधी भागीदारी करके या फिर वो लोग क्या करती है, विभिन्न नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर समूहों भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो जैसे कि किसान हो गया, तो ये लोग भी चाहते हैं कि आप लोग इस तरह का काम नहीं करते हैं तो आप लोगों को हम क्या करेंगे, इस तरह का काम छोड़ेंगे नहीं, हम लोग भी खड़ा होएंगे और फिर हमारा जो सत्ता में भाग है और हमारा जितना
जनसंख्या है, ये चीज़ जो है हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और हमारा जो लोग है वो लोग हम लोगों को वोट देंगे, तो फिर हम लोग भी सरकार में ना आए पाए तो ठीक है, लेकिन हम लोगों का भी कुछ कहने का यानी कि बोलने का हक इसमें रहता है। इस तरह से उस पर भी वो लोग क्या करता है, कार्य करता रहता है विभिन्न वर्ग का। और धीरे धीरे वो लोग क्या करता है, नीतियों पर सदस्य वर्ग लाभ के लिए दबाव समूह बनाकर समूह में सत्ता की भागीदारी करते हैं। और 31 हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और राजनीतिक दलों की कार्यकारी जो प्रणाली होती है इस पर गैर करेंगे। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगले जो अध्याय 2 है उस पर हम लोग अच्छे से विचार विमर्श करेंगे और इसको देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। और जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो एक लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इससे ना छूटे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।